मेरे प्यारे अभ्यर्थियों, मैं असीम श्रीवास्तव आप सभी का इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से हार्दिक स्वागत करता हूं। एस्पिरेंट्स में लगातार अपने इन वीडियोस में 1857 के विद्रोह की चर्चा कर रहा हूं और इसके पूर्व के दोनों वीडियोस में 1857 के विद्रोह का एक टॉपिक के रूप में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए महत्व और इस टॉपिक का क्या प्रारूप होगा, फॉर्मेट होगा, इस पर बात मैंने की है। और इस टॉपिक के लिए एक भूमिका और फिर दूसरे पड़ाव में दूसरे स्टेप में कि इस विद्रोह के लिए कौन से कारण उत्तरदायी थे, तो उसमें मैंने पहले राजनीतिक कारण, प्रशासनिक और आर्थिक कारण की चर्चा इस वीडियो के पहले वाले वीडियो में कर दी है। और अब मैं सामाजिक और धार्मिक कारणों तथा सैनिक कारणों को आपके समक्ष रखने जा रहा हूं, जिन्होंने 1857 के विद्रोह को अवश्यंभावी बना दिया। तो सामाजिक और धार्मिक कारणों में हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष मैगल्स के ब्रिटिश संसद में दिए हुए भाषण या वक्तव्य को आधार बना सकते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष ने ब्रिटिश संसद में बोलते हुए कहा था कि दैविक योग से हमें विस्तृत भारतीय साम्राज्य मिला है, एक विशाल भारतीय साम्राज्य मिला है और उसमें दैविक योग है, यानी देवता की कृपा से मिला है, ताकि हम एक छोर से दूसरे छोर तक ईसाई धर्म का विजय पताका फहरा सके। अतः प्रत्येक ब्रिटिश नागरिक को अपनी पूरी शक्ति को इस कार्य के लिए झोंक देना चाहिए, ताकि प्रत्येक भारतीय को या संपूर्ण भारत को ईसाई बनाया जा सके। और इसी वक्तव्य को ध्यान में रखते हुए अंग्रेज़ों ने 1833 के चार्टर एक्ट के माध्यम से ईसाई धर्म का प्रसार करने के लिए भारत में मिशनरियों को पर्याप्त सुविधाएं प्रदान की। और मिशनरियों की जो गतिविधियां रहीं, उन्होंने भारतीय जनमानस में संदेह के बीज बो दिए। उनके द्वारा भारतीय धर्म का मखौल उड़ाया जाना, उपहास करना और ईसाई धर्म की श्रेष्ठता सिद्ध करना भारतीयों के मन में संदेह का बीज बोने के लिए पर्याप्त था। तो रही सही कसर 1850 के धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम, रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट ने पूरी कर दी। इस अधिनियम के माध्यम से इस अधिनियम में यह प्रावधान था कि यदि कोई पुत्र ईसाई धर्म स्वीकार कर लेता है, ईसाई धर्म ग्रहण कर लेता है, तो उसका पिता उसको उस धर्म से वंचित नहीं कर सकेगा। और तो और जो लोग भी ईसाई धर्म को ग्रहण करेंगे, उन्हें नौकरियों में पदोन्नति दी जाएगी, उन्हें वरीयता दी जाएगी और शिक्षण संस्थानों में भी उन्हें विशेष वरीयता और सुविधाएं दी जाएंगी। इस अधिनियम ने भारतीयों और मुसलमानों में अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट हो जाने के लिए एक प्रेरक का काम किया। भारतीय जनमानस अंग्रेजों के इस कदम से सशंकित हो उठा और उन्हें लगा कि ये इनका मूल उद्देश्य भारतीय धर्म को उखाड़ फेंकना है और ईसाई धर्म को आरोपित करना है। इन दो बड़े कदमों के अलावा ब्रिटिश प्रशासन के सुधारवादी कदमों में अगर हम देखें, तो ब्रिटिश प्रशासन ने सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया और विधवा विवाह को फिर से विधवा विवाह की अनुमति दे दी। हालांकि ये दोनों कदम प्रोग्रेसिव थे, अच्छे थे, लेकिन तत्कालीन भारतीय समाज ने इसे संदेह और शंका की दृष्टि से देखा और तत्कालीन भारतीय समाज इसको स्वीकार करने के पक्ष में भी नहीं था। और इसका नतीजा यह हुआ कि रूढ़िवादी भारतीयों ने इन दो प्रोग्रेसिव कदमों का जमकर विरोध किया। कुल मिलाकर ईसाई मिशनरियों की कार्यशैली या रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट और सती प्रथा का अंत किया जाना या विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का पारित किया जाना लॉर्ड कैनिंग के समय में, इन सब ने भारतीयों के मन में यह संदेह बो दिया, इस संदेह का बीजारोपण कर दिया कि कहीं ना कहीं ब्रिटिश साम्राज्य का उद्देश्य भारत में ईसाईयत को फैलाना है
और उनके धर्म को समाप्त करना है। तो इन कारणों ने भी भारतीयों को अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट होने में अपनी महती भूमिका निभाई। तो सैनिक कारण भी कम उत्तरदायी नहीं थे। वास्तव में कहा जाए तो 1857 की पृष्ठभूमि का निर्माण करने में सैनिक कारण ही सबसे अग्रणी थे। अब सेना की बात करें तो सेना में भेदभाव चरम पर था। भारतीय सिपाही ऊंचे पद पर जा ही नहीं सकता था। भारतीय सिपाहियों को घृणा की नज़र से देखा जाता था और उनके पदोन्नति के सारे रास्ते बंद थे। वेतन भी यूरोपीय सैनिकों के मामले में बहुत कम ही दिया जाता था। ऊपर से 1854 के डाकघर अधिनियम के द्वारा अब तक जो भारतीय सैनिकों को बिना किसी अदायगी के डाक की सुविधा प्राप्त थी, उसको समाप्त कर दिया गया। इन सब ने भारतीय सैनिकों को काफ़ी दुखित और असंतुष्ट कर दिया था। ऊपर से अवध के कुशासन के गलत आरोप के आधार पर विलय ने सैनिकों को पहले से ही आंदोलित कर रखा था, क्योंकि अधिकांश सैनिक अवध प्रांत के ही थे। और ऐसे में जबकि भारतीय जनता अंग्रेजी शासन के विरुद्ध क्रुद्ध हो चुकी थी, उनके हृदय में ज्वाला भड़क रही थी कि कैनिंग की 2 घोषणाओं ने आग में घी डालने वाला काम कर दिया। कैनिंग की पहली घोषणा यह थी कि जो भी नए रंगरूट यानी जो भी भारतीय सैनिकों की बहाली होगी नए सैनिकों के रूप में, उन्हें समुद्र पार जितने भी ब्रिटिश साम्राज्य हैं वहाँ जाकर अपनी सेवा देना अनिवार्य कर दिया गया। जबकि उस समय के भारतीय समाज और धार्मिक मान्यताओं में इसे शुभ कार्य नहीं माना जाता था, ये धर्म के विरुद्ध कार्य माना जाता था। जबकि यह अनिवार्य कर दिया गया कि समुद्र पार ब्रिटिश साम्राज्यों में नए रंग रूटों को आवश्यक रूप से अपनी सेवा देनी पड़ेगी। इसने भारतीय सैनिकों को और अधिक उद्वेलित कर दिया। ऊपर वर्णित कारण तो पहले से ही उत्तरदायी थे ही उनके असंतुष्ट होने का। ऊपर से दूसरी कैनिंग की दूसरी घोषणा थी एक नए राइफल का प्रयोग। वास्तव में अब तक एक ब्राउन बैस नाम का जो राइफल प्रयुक्त किया जाता था, उसके स्थान पर कैनिंग सरकार ने नए एनफील्ड राइफल को भारतीय सेना में प्रयोग के लिए प्रस्तुत किया। और इस राइफल में जो कारतूस लगाई जाती थी, उसको राइफल में भरने से पहले उस पर लगे कागज़ को दांत से काटना पड़ता था, जिस पर गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई थी। इस नए राइफल में कारतूस को भरने के लिए की जाने वाली प्रक्रिया को करने से भारतीय सैनिकों ने, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम, दोनों ने अपने धर्म के विरुद्ध माना और इस राइफल का प्रयोग करने से मना कर दिया, कारतूस भरने से मना कर दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि मेरठ में 85 सैनिकों को लंबे कारावास की सज़ा दे दी गई। और इसी क्रम के विस्तार में पश्चिम बंगाल में बैरकपुर में 34वीं इन्फेंट्री यानी 34वीं पैदल सैनिक के एक सिपाही जिनका नाम मंगल पांडे था, उन्होंने इस चर्बी वाले कारतूस को राइफल में भरने से मना करते हुए विद्रोह कर दिया और अपने अंग्रेज अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग और लेफ्टिनेंट जनरल ह्यूसन की हत्या कर दी। मंगल पांडे उत्तर प्रदेश राज्य में तत्कालीन गाजीपुर जिला और वर्तमान बलिया जिला के रहने वाले थे और वो पश्चिम बंगाल में बैरकपुर में स्थित 34वीं इन्फेंट्री के सैनिक थे। और मंगल पांडे के इस साहसिक कदम का परिणाम यह हुआ कि उन्हें सैन्य अदालत के एक निर्णय के अनुसार फांसी की सज़ा सुनाई गई। लेकिन मंगल पांडे के इस कार्य ने
आगे का मार्ग प्रशस्त कर दिया और 10 मई 1857 को जिस विद्रोह की शुरुआत हुई उसे हम 1857 के विद्रोह का आगामी चरण मानते हैं और यहीं से इस विद्रोह की शुरुआत होती है। तो एस्पिरेंट्स, आपने इन तमाम कारणों को देखा, समझा कि किस प्रकार प्रशासनिक स्तर पर अंग्रेज़ों ने भारतीयों को प्रताड़ित करने का काम किया, धार्मिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर किसानों और कारीगरों को बर्बाद कर दिया गया, भारतीय हस्तशिल्प उद्योग चौपट हो गया, किसान ऋण जाल, गरीबी, ऋणग्रस्तता के संकट में फंस गए, उन्होंने धर्म में हस्तक्षेप किया, धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम पारित किया, ईसाई मिशनरियों को बढ़ावा दिया और इस प्रकार सैनिक असंतोष जो पहले से संचित थी अवध के गलत विलय के आधार पर और सैनिकों के साथ जो भेदभाव होती थी, इस चर्बी वाले कारतूस ने एक तात्कालिक कारण उपलब्ध करा दिया। अर्थात पहले से जो असंतोष के बारूद इकट्ठा हो रहे थे उसको इस चर्बी वाले कारतूस ने एक चिंगारी प्रदान कर दिया, जिसके साथ 1857 के विद्रोह की शुरुआत होती है। तो एस्पिरेंट्स, अब जो मैं अपने अगले वीडियोस डालूँगा उसमें मैं 1857 के विद्रोह की योजना और उसका विकास क्रम, उसके विस्तार पर प्रकाश डालूँगा और उसके बाद इसकी असफलता के कारण, फिर इसके स्वरूप और फिर इसके बाद जो परिणाम हुए उन पर अपने अगले वीडियोस में प्रकाश डालूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको 1857 के विद्रोह के लिए उत्तरदायी कारणों को समझने में कठिनाई नहीं हुई होगी और आप चाहें तो इस वीडियो को बीच-बीच में मेरे सभी वीडियोस को पॉज करके खुद नोट्स भी बना सकते हैं और उम्मीद करता हूँ कि मेरे जो भी वीडियोस आएंगे वो सभी आप सभी के लिए बहुत अधिक लाभान्वित, आप सभी को लाभ पहुँचाने वाले होंगे। तब तक के लिए और आप सभी अपना विशेष ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें और प्रेशर मत लीजिएगा। तनाव लेंगे, प्रेशर लेंगे तो परीक्षा में परफॉर्मेंस कम होगा। एकदम खुश होकर तैयारी करिए और समयबद्ध होकर अपने प्रति ईमानदार होकर तैयारी करिए। उम्मीद करता हूँ कि मैं जल्द ही समय मिलने पर आपके समक्ष उपस्थित फिर से हो जाऊँगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।